बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक। हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन पढ़ने के बाद में उसको आप इजी लगेगा। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 12 के चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का उसको हम बुलाते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के नाम से चैप्टर को। और उसमें जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो टॉपिक है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो बच्चों आइए देखते हैं सबसे पहले सीवेज क्या होता है। देखिए, हमारा जो सबसे पहले हाउस होल्ड वेस्ट निकलता है उसे हम सीवेज कहते हैं। घरों से निकलने वाला जो भी पानी होता है उसे, जो भी कूड़ा निकलता है उसे हाउस होल्ड वेस्ट बोलते हैं। ड्रेन वाटर जो भी निकलता है, जो आपका बाथरूम से आने वाला पानी, सैनिटरी वाटर होता है, किचन से आने वाला पानी होता है, वो आपका हाउस होल्ड वेस्ट कहलाता है। हाउस होल्ड वेस्ट के बाद हमारा जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है वो भी सीवेज में आता है। ह्यूमन एक्सक्रीटा बोलते हैं सीवेज को। और सीवेज में कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, थोड़े नहीं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर सीवेज में प्रेजेंट होता है, उसको कंज्यूम करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और उससे एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। तो इसको मिला के क्या बनता है, हमारा सीवेज बनता है। अब सीवेज को ट्रीट करना क्यों जरूरी है? जो हम डायरेक्टली हम सीवेज को अगर किसी रिवर में या किसी पॉन्ड में, किसी लेक में डाल देते हैं तो वो वहां की एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। तो डायरेक्टली इस वाटर को रिवर में, पॉन्ड में नहीं डालना चाहिए। कि वहां पर प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ा देता है, एनिमल्स की ग्रोथ कम कर देता है। प्लांट्स की ग्रोथ नहीं बढ़ती है तो आपके वाटर को पॉल्यूट करता है, उसमें कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी बढ़ाता है जो प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए रिक्वायर नहीं होते। एल्गी की जो ग्रोथ होती है वो बढ़ा देता है। जिस वजह से हमें डायरेक्टली इस वाटर को रिवर में, पॉन्ड में, किसी नेचुरल वाटर सोर्स में नहीं डालना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको हमें पहले इसको ट्रीट करना चाहिए। और एक प्लांट में ट्रीट करते हैं, इसी को हम बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या एसटीपी। आपको बच्चों शॉर्ट में एसटीपी दे रखा हो तो एसटीपी का मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए एसटीपी के बारे में तो एसटीपी ध्यान रखिएगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। डायरेक्टली इंडस्ट्री से निकला हुआ पानी जो है रिवर्स में गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, इन सब में डाल दिया जाता है। और जो हमारे घर से निकला हुआ पानी छोटी नालियों से नालों में जाता है, नालों से नदियों में डाल दिया जाता है, छोटी नदियों में, छोटी नदियों से बड़ी नदियों में पहुंच जाता है, अल्टीमेटली समुद्र में पहुंच जाता है। तो इस वाटर को हमें पहले ट्रीट करना चाहिए, उसके लिए डालना चाहिए, उसके बाद नदियों में इसको खुला छोड़ना चाहिए। ऐसे ही छोड़ने पर जो रिवर्स होती हैं बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाती हैं। तो इस डायरेक्शन में इंडियन गवर्नमेंट ने भी यमुना एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान, इस तरीके के प्लान PLANS, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, इस तरीके के प्लान चलाए थे जिसपे नदियों के किनारे बहुत बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाने थे। वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में सीवेज के वाटर को ट्रीट करके नदियों में छोड़ा जाना था। वह हजारों करोड़ों रुपया खर्च हुआ इसमें, फिर भी आज भी हमारी नदियां प्रदूषित हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द अवेयरनेस एंड लैक ऑफ दिस ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो आज जैसे हमारे पीएम मोदी जी अभी नमामि गंगे प्रोग्राम चला रहे हैं जिससे गंगा को साफ किया जाए, बहुत ज्यादा हद तक सक्सेसफुल रहा है। लेकिन सीवेज बढ़ते हुए अर्बनाइजेशन को देखते हुए या इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखते हुए हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक होता क्या है, एक शॉर्ट में पढ़ते हैं। जो हमारा सीवेज वेस्ट होता है, सीवेज का वाटर जो है उसको हम डायरेक्टली नदियों में न डाल के एक टैंक में भेजते हैं। इस टैंक को हम बोलते हैं सेटलिंग टैंक। इस सेटलिंग टैंक में सीवेज को भेजा तो उससे दो चीजें हमको मिली। एक तो निकला इससे प्राइमरी स्लज निकला, और प्राइमरी स्लज के अलावा इससे क्या निकला, प्राइमरी स्लज के अलावा स्लज तो हमारा सेडिमेंट हो जाता है, बैठ जाता है। उस स्लज के अलावा निकला हमारा इफ्लुएंट। जो भी हमारा इफ्लुएंट या सुपर न्यूट्रिएंट जो था उसको इफ्लुएंट कहते हैं, सुपर न्यूट्रिएंट को इफ्लुएंट कहते हैं, जो चीज तैरती रहती है। और जो इफ्लुएंट निकला उस इफ्लुएंट को हम फिर से एक टैंक में भेजते हैं। इस टैंक को हम बोलते हैं एरेशन टैंक में हम एयर भी फ्लो कराते रहते हैं। ये पाइप के थ्रू हम क्या करते हैं, इसमें एयर फ्लो करा रहे हैं। बहुत सारे पोर्स वाला पाइप डाल दिया, इसमें ये पोर्स हैं, इनसे एयर अंदर जा रही है और इसमें बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं। एरेशन टैंक में डालने के बाद इसको हम एक और टैंक में भेजते हैं।
उस टैंक को हम बोलते हैं सेटलिंग टैंक। फिर से एक सेटलिंग टैंक में भेजेंगे हम, एक सेटलिंग टैंक में और गया। इस सेटलिंग टैंक में जाने के बाद फिर से हमें दो चीजें मिलती हैं, एक तो सुपरनेटेंट मिलता है जो फ्लोट करता रहता है, और सुपरनेटेंट के अलावा एक हमें एक्टिवेटेड स्लज मिलता है। क्या मिला? एक्टिवेटेड स्लज। और सुपरनेटेंट था वो बाहर निकाल दिया जाता है। सुपरनेटेंट जो एक्टिवेटेड स्लज है इसका कुछ स्मॉल अमाउंट हम ले लेते हैं एज इनोकुलम, स्टार्टर जो होता है, कहां भेज देते हैं? वो एरेशन टैंक में डाल दिया जाता है ताकि इसमें एरोबिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाए। और बाकी जो अमाउंट होता है एक्टिवेटेड स्लज का, उसको एक एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर में डाल देते हैं। एक बड़ा सा चैम्बर होता है जिसे हम बोलते हैं क्या? एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर। इस स्लज डाइजेस्टर में पहुंचने के बाद में सारे एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया एनारोबिक सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट कर देते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया एरोबिक सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट कर देते हैं। साथ ही साथ जो बैक्टीरिया, फंगस, फिलामेंटस फंगस या अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो पहुंचे उनको भी डाइजेस्ट कर देते हैं। कंप्लीट डाइजेशन करने के बाद बीओडी जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ही ज्यादा अमाउंट में रिड्यूस हो जाती है, इफेक्टिवली रिड्यूस होती है। तब उस वाटर को हम किसी नेचुरल वाटर सोर्स में या रिवर में, पॉन्ड में, लेक में छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो ये तो हमने शॉर्ट में पढ़ा। अब हम देख पढ़ते हैं इसको डिटेल। तो जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है 3 फेजेस होती हैं, 3 स्टेजेस होती हैं इसकी। आइए देखते हैं हम कौन कौन सी 3 स्टेजेस होती हैं इसकी। 3 स्टेज है। पहली स्टेज होती है जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट ये जनरली हम 2 स्टेजेस ही यूज करते हैं, हम 3 भी यूज कर सकते हैं। अगर हमारा जो पानी जो है सीवेज में वो किसी केमिकल फैक्ट्री या प्लांट का पानी भी इसमें मिक्स होता है तो हम केमिकल ट्रीटमेंट या थर्ड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। पहला होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और तीसरा होता है आपका केमिकल या टर्शरी ट्रीटमेंट। टर्शरी ट्रीटमेंट हम रेयर ही करते हैं। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है उसे हम फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, या फिजिकल ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट या फिजिकल ट्रीटमेंट। जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है उसको हम केमिकल बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। और जो टर्शरी ट्रीटमेंट होता है उसमें हम केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए आ गया, जो केमिकली ट्रीट किया जाता है वाटर को, कभी कभी किया जाता है कुछ केसेस में, वरना जनरली हम प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट ही करते हैं। उसके बाद हम जो वाटर निकल बचता है उसको हम रिवर में, कोई भी नेचुरल वाटर सोर्स है उसमें हम रिलीज कर देते हैं। तो चलिए फिजिकल बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है वो पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट फिजिकल ट्रीटमेंट है हम वो पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ट्रीटमेंट में जो हमारा सीवेज है उस सीवेज में फिजिकल ट्रीट किया था। फिजिकल ट्रीटमेंट में 2 चीजें आती हैं, ध्यान दीजिए। पहला फिल्ट्रेशन, दूसरा सेडिमेंटेशन। पहला फिल्ट्रेशन, दूसरा सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में हम जितनी भी फ्लोटिंग एब्रिटीज होती हैं, एब्रिस होता है, फ्लोटिंग जो कूड़ा होता है तैरने वाला, छोटा हो या बड़ा, उसको हम निकाल देते हैं फिल्ट्रेशन करने के बाद। उसके बाद हम सेडिमेंट करा देते हैं, जो कंकड़, बालू, पत्थर या पत्थर बड़े बड़े या कांच के टुकड़े या लोहे के टुकड़े होते हैं उनको हम सेडिमेंट करके निकाल देते हैं। तो जो आपका सीवेज था, सीवेज का हमने कराया क्या, फिल्ट्रेशन। ध्यान से देखिएगा, सीवेज का सबसे पहले क्या हुआ, फिल्ट्रेशन कराया। अब जो फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन में क्या अलग निकल गया, इसमें स्मॉल एंड लार्ज, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, जो फ्लोटिंग एवरेजेस थे, फ्लोटिंग सब्सटेंसेस थे या फ्लोटिंग इंप्योरिटीज थी, या हम बोल सकते हैं फ्लोटिंग सॉलिड्स थे, वो रिमूव हो गए। फिल्ट्रेशन कराने के बाद अब हमने उसका कराया सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में ये सारी इंप्योरिटीज निकलने के बाद जो कुछ बचा उसको हमने क्या कराया, सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में कराने के लिए क्या करते हैं, उसको एक सरफेस से फ्लोट कराते हैं, जाली जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे पानी या जो आपका फिल्ट्रेट है वो तो निकल जाता है, लेकिन बाकी फ्लोटिंग इंप्योरिटीज बाहर निकल जाती हैं। इस तरीके से सेडिमेंटेशन कराने से क्या हुआ, जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं बाहर निकल गए, सस्पेंडेड सॉलिड्स।
यहाँ तो फ्लोटिंग सॉलिड्स हमने निकाले या सस्पेंडेड सॉलिड्स बाहर निकल गए। जब सस्पेंडेड सॉलिड्स बाहर निकल गए, अब उसके बाद जो कुछ बचा उसको फिर से फिल्ट्रेट करने के लिए भेज दिया जाता है, फिल्ट्रेट करा दिया जाता है। फिल्ट्रेट बचता है, सॉरी, फिल्ट्रेट करने के बाद और सेडिमेंट करने के बाद जो फिल्ट्रेट बचता है, उस फिल्ट्रेट को हम आगे टैंक में भेजते हैं, जिसका नाम था पहला टैंक, अगर आपको याद हो, सेटलिंग टैंक। इस सेटलिंग टैंक में हमने इसको भेज दिया। अब जैसे ही इस फिल्ट्रेट सेटलिंग टैंक में पहुंचता है, इसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ समय के लिए छोड़ने के बाद इस सेटलिंग टैंक से जो कुछ भी बाहर बनता है वो होता है ग्रिट। जो सेटलिंग टैंक में निकलता है एक चीज जिसको बोलते हैं ग्रिट। अब इस ग्रिट में क्या होता है, इस ग्रिट में कुछ आपके, एक तो होता है सस्पेंडेड पार्टिकल जो सस्पेंड हो जाते हैं नीचे, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज। क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्लज। क्या होता है प्राइमरी स्लज में? प्राइमरी स्लज में आपके होते हैं सेडिमेंट्स। प्राइमरी स्लज में क्या आते हैं? सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स मिलते हैं सबसे पहले तो, एक तो सेडिमेंट बनेंगे, और क्या मिलेगा सेडिमेंट में? जो सेडिमेंट के अलावा जो मिलता है उसे हम बोलते हैं सुपरनेटेंट, जो जिसे हम कहते हैं इफ्लुएंट। जो इफ्लुएंट होता है उसमें होता क्या है? उसमें होते हैं सुपरनेटेंट। देखिए, फिर से देखिए, जो ग्रिट हुआ, ग्रिट में दो चीजें, एक तो सेडिमेंट, एक सुपरनेटेंट। जो सेडिमेंट होता है उसे हम प्राइमरी स्लज कहते हैं, और जो सुपरनेटेंट होता है उसमें इफ्लुएंट होता है, उसे हम इफ्लुएंट बोलते हैं। और जो सेडिमेंट हुआ, इस जो सेडिमेंट या प्राइमरी स्लज मिला, इस प्राइमरी स्लज को हम में कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोबियल डेब्रिस जिनको हम बोलते हैं, डेब्रिस, माइक्रोबियल डेब्रिस या डेब्रिस मतलब आपकी माइक्रोबियल इंप्योरिटीज मिली होती हैं, कुछ माइक्रोब्स मिले होते हैं जो इस प्राइमरी स्लज को कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम इसको एज अ कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं, हम इसको एज अ लैंड फिलिंग में भी यूज कर सकते हैं, लैंडफिल में भी यूज कर सकते हैं। हम इसको मीथेनोजन बैक्टीरिया अगर इसमें हो तो बायोगैस प्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हैं, और हम इसका मैन्यूर भी बना सकते हैं। किसका? प्राइमरी स्लज का। अब उसके बाद बचा इफ्लुएंट। ये जो इफ्लुएंट बचा, इसको हम भेजते हैं इसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या है? यहां से सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ट्रीटमेंट जिसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होगा? एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया के थ्रू ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो भी मैटर है उसको सबको डाइजेस्ट कर दिया जाता है। कैसे करते हैं? हमारा यहां बचा इफ्लुएंट। ये जो इफ्लुएंट है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। प्राइमरी इफ्लुएंट, ये हमारा प्राइमरी इफ्लुएंट मिला। इस प्राइमरी इफ्लुएंट को हम एक चैम्बर में भेजते हैं। दूसरा वाला जो टैंक था एरेशन टैंक, अगर आपको सीक्वेंस ना याद रखे तो आप सीक्वेंस ऐसे याद कर सकते हो, सासा, सेटलिंग टैंक, एरेशन टैंक, सेटलिंग टैंक और एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर। तो प्राइमरी इफ्लुएंट जो मिला हमारा, उस प्राइमरी इफ्लुएंट को हम एक चैम्बर में भेजते हैं या टैंक में भेजते हैं जिसका नाम है एरेशन टैंक। इस एरेशन टैंक में हम ऐसा अरेंजमेंट करते हैं जिससे इसमें एयर जा सके, एयर को पंप करते रहते हैं। एयर पंप करने के बाद क्या हुआ? लीजिए, हमने इसमें एयर डाल दी, यहां पर लिख दिया हमने, इसमें बाहर से एयर इंट्रोड्यूस कराई। एयर इंट्रोड्यूस कराने के साथ ही साथ इसमें थोड़ा जो एक्टिवेटेड स्लज है वो भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है अभी पढ़ेंगे हम इसी प्रोसेस में बाद में। थोड़ा हमने एक्टिवेटेड स्लज इंट्रोड्यूस कराया जिसमें कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद एरेशन टैंक में क्या हुआ? इस एरेशन टैंक में जो भी हमने प्राइमरी इफ्लुएंट द्वारा डाला है, इसकी एजिटेशन होता है। एजिटेशन किया जाता है मैकेनिकली, एजिटेटिंग मैकेनिकली। हमने इसको मैकेनिकली एजिटेट किया। मैकेनिकली मतलब मशीनरी की हेल्प से, मतलब पंप की हेल्प से एयर डाली और उसको एजिटेटिंग कर दिया। एजिटेटिंग करने के बाद इस चैम्बर में एरोबिक हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। किसमें? ये जो आपका प्राइमरी इफ्लुएंट पड़ा है इसमें कुछ ये माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। इस माइक्रोब में क्या क्या आते हैं? इस माइक्रोब में आपके आएंगे बैक्टीरिया। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसमें आएंगे बैक्टीरिया, कुछ फिलामेंटस फंजाई। ध्यान दीजिएगा, कैसी फंजाई इसमें यूज होती है? फिलामेंटस फंजाई। फिलामेंटस फंजाई यूज होगी और कोई मशरूम शेप या कोई और सी फंजाई यूज नहीं होगी। और क्या होगा इसमें होगा यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के नाम से जिसको हम जानते हैं। और कुछ इसमें क्या होंगे? प्रोटोजोन्स। ये चीजें इसमें मिलती हैं और ये सब कहलाती है एरोबिक हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स। बैक्टीरिया, फिलामेंटस फंजाई, यीस्ट और प्रोटोजोन्स।
ये मिले आपके एरेशन टैंक में, जो प्राइमरी इफ्लुएंट था इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये बनाते हैं फ्लॉक्स। अब साहब ये फ्लॉक्स क्या होता है? जो ये बैक्टीरिया और यीस्ट है, प्रोटोजोन्स हैं, ये सब कुछ फिलामेंटस फंजाई के साथ एक स्लाइमी मैश टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। मासेस ऑफ बैक्टीरिया, हम यहां पर लिख सकते हैं मासेस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया विच इज सराउंडेड बाय, और प्लस हम लिख सकते हैं फिलामेंटस फंजाई फॉर्म्स मैश। बच्चों ये क्या करते हैं? ये इन फ्लॉक्स का काम होता है डाइजेस्ट करना, जो भी ऑर्गेनिक मैटर मिलता है हमारे जो प्राइमरी फ्लुएंट में, जो भी ऑर्गेनिक मैटर मिला उसको डाइजेस्ट करना। डाइजेस्ट ऑल ऑर्गेनिक मैटर, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर मिला उस सबको डाइजेस्ट करा जाता है। और ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने का पर्पज क्या है? ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के बाद उसका बॉड रिड्यूस हो जाता है। बॉड बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये बॉड क्या होता है? जो भी लिविंग बीइंग 1 लीटर वाटर का जो भी बैक्टीरिया वगैरह मिलते हैं उस वाटर को कंज्यूम करके जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या ऑक्सीजन निकालते हैं या वाटर निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, उसे हम बोलते हैं आपका बॉड। और उसको करने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो एनर्जी इनसे प्रोड्यूस होती है। तो डाइजेस्ट करने के बाद में डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सारे ऑर्गेनिक मैटर का डाइजेशन हो गया, जिससे क्या होता है? रिड्यूस ऑफ या रिडक्शन ऑफ बीओडी। बीओडी मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये लगभग 10 to 15% बीओडी रिड्यूस करते हैं। और जब इतनी इफेक्टिवली बीओडी ये रिड्यूस हो जाती है, तब इसके बाद जो फ्लॉक्स के बाद, फ्लॉक्स आपको पता है क्या हुआ? इन्होंने प्राइमरी फ्लुएंट को डाइजेस्ट किया। प्राइमरी फ्लुएंट का जो भी मटेरियल बचता है उसको बाद में एक भेजा जाता है टैंक में, जिसका नाम है सेटलिंग टैंक। अगर आपको सासा याद हो तो तीसरा टैंक आया यहां पर सेटलिंग टैंक। इस सेटलिंग टैंक में इसको भेज दिया गया, जो भी यहां पर फिल्ट्रेट या आपका जो भी मटेरियल प्रेजेंट है, फ्लुएंट प्रेजेंट है, उसको कहां भेजा? सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में 2 चीजें मिली। एक तो हमें जो मिली पहली चीज, जिसको बोलते हैं सेडिमेंट, जो सेटल हो गया। और दूसरी चीज हमारी क्या होती है? सुपरनेटेंट या इफ्लुएंट, जिसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट। तो ये जो सुपरनेटेंट है इसको हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। या तो हम किसी नेचुरल वाटर सोर्स में डाल सकते हैं इनको, डायरेक्टली रिलीज कर दिया हमने। अगर नेचुरल वाटर सोर्स में हम रिलीज नहीं करेंगे, हो सकता है इसमें कोई केमिकल इंप्योरिटी मिली, तो ये थर्ड ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। थर्ड ट्रीटमेंट, जिसको हम केमिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। ठीक है। और जो नेचुरल वाटर सोर्सेज है उसमें भी हम रिलीज कर सकते हैं। अब जो सेडिमेंट बचा आपका, उस सेडिमेंट का हम क्या करते हैं? ये जो सेडिमेंट होता है इसमें प्रेजेंट होता है एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज, जो भी सेडिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। अब इस एक्टिवेटेड स्लज का क्या यूज हुआ? हमने पहले ही बात की थी एरेशन टैंक में एक्टिवेटेड स्लज। देखिए ये वो एक्टिवेटेड स्लज है। इस एक्टिवेटेड स्लज का स्मॉल अमाउंट तो ये यहां पर हम ऐड कर देते हैं एरेशन टैंक में, कुछ अमाउंट। और जो अमाउंट यूज करते हैं वो काम करता है एक स्टार्टर का। जैसे हम दूध से दही बनाना हो तो दही 1 चम्मच पुराना दही डाल देते हैं, उसे स्टार्टर या इनोकुलम बोलते हैं, वैसे ही उसका हम यूज करते हैं। लेकिन जो लार्ज अमाउंट है, बाकी सारा जो है हमेशा थोड़ा सा ही अमाउंट ऐसे यूज करते हैं एज एन इनोकुलम या स्टार्टर एरेशन टैंक में, ताकि बैक्टीरिया मिल जाए। और ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, इस एक्टिवेटेड स्लज को हम भेजते हैं बड़े टैंक में, जो थर्ड वाला था, इसका नाम है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, जो बड़ा सा चैम्बर था, लास्ट वाला चैम्बर, सासा अगर याद हो तो। जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में हमने इसको भेजा तो उसमें जो एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं वो किल्ड हो जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं क्या? कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया वगैरह, एनारोबिक माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेशन में। तो उसमें क्या वो प्रेजेंट होंगे? एनारोबिक माइक्रोब्स। ये एनारोबिक माइक्रोब्स 2 कैटेगरी में होते हैं। एक मिथेनोजेनस
और एक नॉन मीथेनोजेनस। देखो जो मीथेनोजेनस होते हैं वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, यानी वो यूज हो जाते हैं बायोगैस प्रोडक्शन, जो कि एक फ्लेमेबल गैस है। उसको हमने बायोगैस चैम्बर में या प्लांट में यूज किया, उसको हम बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, एनर्जी में प्रोडक्शन में यूज होती है। नॉन मीथेनोजेनस कोई बात नहीं। अब ये जो एरोबिक माइक्रोब्स थे, ये क्या करते थे? ये करते थे किल ऑल एरोबिक बैक्टीरिया। उन्होंने जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया थे उनको किल कर दिया या डाइजेस्ट कर दिया। और साथ ही साथ किसको मारते थे? जितने भी फिलामेंटस फंजाई प्रेजेंट थे अभी तक, फिलामेंटस फंजाई, जितने भी प्रोटोजोन्स प्रेजेंट थे और जो भी यीस्ट प्रेजेंट थी, इन सबको किल कर दिया और डाइजेस्ट कर दिया। किल करने के बाद, डाइजेस्ट करने के बाद जो बचता है उसे हम बोलते हैं स्लज। इससे पहले मिला था एक्टिवेटेड स्लज, वो एक्टिवेटेड था, इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, लेकिन यहां पर स्लज मिला, इसमें कोई भी बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट नहीं है, कोई माइक्रो प्रेजेंट नहीं, नॉर्मल स्लज है, इनएक्टिवेटेड स्लज है। और इस इनएक्टिवेटेड स्लज को हम यूज कर सकते हैं या तो एज अ मैन्यूर, एज अ कंपोस्ट और एज इन लैंडफिल। तो यहां पर ट्रीटमेंट हो गया, ये वाटर तो नेचुरल सोर्स में मिल गया, जो हमारा सेडिमेंट था उसका यहां पर ट्रीटमेंट हो गया, उसको हमने इधर यूज कर लिया। तो एक तीर से कई शिकार हुए, कई काज, एक पंथ दो काज कहावत है, हमारे कई काम हुए। एक तो हमको तो मैन्यूर या कंपोस्ट मिल गया और लैंडफिलिंग के लिए मैटर मिल गया, दूसरी हमको ऐसा वाटर मिला जिसमें ऐसा कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है जो हमारे रिवर के, पॉन्ड के, लेक के वाटर को हार्म पहुंचा सके। तो ये था बच्चों आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। वो जो सीवेज होता है उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, पूरी प्रोसेस, पूरी डिटेलिंग है, इसे बहुत आपको आसानी से याद हो जाएगा। होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।